हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित किस बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा क्षेत्र में CDAC से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ विश्वविद्यालय में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा संस्थान ड्रोन को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भीम का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ ने भी इस योजना को लागू कर दिया है। कौन सी योजना? एक देश एक राशन कार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग यानी ISL इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर काबिज हो गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले किस खगोल शास्त्री का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, R राजा मोहन का। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति बनने वाली पहली महिला बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग विथ फायर। 8 फरवरी 2022 को भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हो गई। राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुमित घोष ने किया है। दोस्तों ये जो खबर लहरिया है ये क्या है? तो ये भारत का एकमात्र अखबार था जिसे सिर्फ दलित महिलाएं संचालित करती थी, यानी भारत का ऐसा अखबार जिसे दलित महिलाएं संचालित करती थी। तो वो कौन सा था? तो वो था खबर लहरिया। 8 पन्नों के अखबार खबर लहरिया में महिला रिपोर्टर बदलते समाज, भ्रष्टाचार, सरकार के अधूरे वादों, गरीबों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाती थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो कौन सी फिल्म है ये? राइटिंग विथ फायर। ठीक है, अब ये जो राइटिंग विथ फायर है ये क्या है और किस पर आधारित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया जो अखबार था उस पर आधारित है। अब दोस्तों राइटिंग विथ फायर जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है इसके बारे में अगर देखें
तो दोस्तों इसकी कहानी क्या है, तो भारत की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ये बेबाक पत्रकारिता पर आधारित है। इसे जो है निर्देशित किसने किया है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखनी है, तो रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। दोस्तों यहाँ पर सुमित घोष नहीं होगा, क्या होगा, सुस्मित घोष, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुस्मित घोष ने इसे जो है निर्देशित किया है। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया, तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह दलित महिलाएं अखबार खबर लहरिया निकाला करती थी। इस अखबार पर ये आधारित है, खबर लहरिया पर, ठीक है। तो किस तरह से दलित महिलाएं जो है खबर लहरिया निकाला करती थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके साथ ही दलित महिलाओं को इस अखबार को डिजिटल मीडियम में लाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को 20 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं और लोगों को ये उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये ऑस्कर अवार्ड भी जीतेगी, क्योंकि अभी जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी कुछ दिन बाद जारी किए जाएंगे। अब दोस्तों इस अखबार के बारे में अगर बात की जाए कि खबर लहरिया जो अखबार था, जो कि भारत का एकमात्र अखबार था जिसे सिर्फ दलित महिलाएं संचालित करती थी। तो दोस्तों ये जो अखबार है ये 2002 से प्रारंभ किया गया था बुंदेलखंडी भाषा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से इसको जो है प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों ये जो अखबार है खबर लहरिया ये 2015 में बंद हो गया था। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो खबर लहरिया अखबार है ये 2002 में शुरू हुआ था। कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से इसे प्रकाशित किया गया। और ये बंद कब हो गया, तो 2015 में ये बंद हो गया। ध्यान रखना है 2015 में बंद हुआ, 2002 में ये शुरू हुआ था। और 2015 के बाद से लेकर अब तक ये जो अखबार है ये मोबाइल पोर्टल पर संचालित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सी फिल्म जो है भारत की ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट की गई। तो ये है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म राइटिंग विद फायर, और ये जो फिल्म है राइटिंग विद फायर ये किस पर आधारित है, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जो एक अखबार प्रकाशित किया गया था 2002 में खबर लहरिया, इस पर यह फिल्म आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों अभी जो है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है, और किसके द्वारा इसे जारी किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इसे जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया, तो इसके अनुसार ये बताया गया कि देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया और 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। इस रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। और इन आंकड़ों में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो पत्रकारों पर हमले हुए वो किस राज्य में हुए, तो वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को जो है 25 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, जहां पर 23 हमले जो है पत्रकारों पर किए गए हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा, तो 16 हमलों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 FIR दर्ज की गई। इनमें से 21 IPC की धारा 153 के तहत दर्ज की गई हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया और इसके अनुसार ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो पत्रकार हमले हुए हैं वो कहाँ पर हुए, तो वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा, तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छे तरीके से आपको उत्तर प्रदेश की रैंक ध्यान रखनी है दूसरे नंबर पर। और जो उत्तर प्रदेश में हमले हुए हैं वो कितने हुए, तो 23 हमले जो है पत्रकारों पर हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए कि 2021 में पत्रकारों के खिलाफ कितनी FIR दर्ज की गई, तो 44 FIR दर्ज की गई। इनमें से 21 IPC की धारा 153 के तहत दर्ज की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निधिपति सिंघानिया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निधिपति सिंघानिया को निर्वाचित किया गया। वहीं सचिव पद पर प्रदीप गुप्ता निर्वाचित हुए। UPCA के अध्यक्ष और सचिव पद को लेकर हुए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसकी घोषणा सोमवार को चुनाव अधिकारी ने किया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ। वहीं इस
चुनाव में किसी भी पद के लिए किसी दूसरे दावेदार ने नामांकन नहीं भरा था, जिसके चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो निधिपति सिंघानिया को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पहली बार जो है चुनाव किया गया है और इस चुनाव में किसी भी पद के लिए किसी दूसरे दावेदार ने नामांकन नहीं भरा था, जिसकी वजह से जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध जीते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो निधिपति सिंघानिया को। अब दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, इसे जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। दूसरी ध्यान रखनी है फ्री स्मार्टफोन योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। दोस्तों ये जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है, इसे राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने के लिए शुरू किया गया था। और जो भाग्य लक्ष्मी योजना थी, इसे कम होते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक जिले के लिए एक प्रोडक्ट के जरिए जिले की पहचान बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बाल श्रमिक विद्या योजना, और इसके अंतर्गत क्या था कि कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने हेतु 1200 रुपये प्रति माह तक का अनुदान दिया जाना। तो ये कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि प्रमुख योजनाएं हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारी योजना अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परम प्रवेग। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में परम प्रवेग नाम का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसको कमीशन किया है। और इस कंप्यूटर को विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना है कि इसे जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में अग्रणी खिलाड़ी सेल्सफोर्स ने ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 प्रकाशित किया, जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत ने 100 में से 63 अंक प्राप्त किए और इस अंक के साथ भारत जो है ये पहले स्थान पर रहा। डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है और 19 देशों में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक है। औसत वैश्विक तैयारी स्कोर कितना है, तो 100 में से 33 जो है ये औसत वैश्विक तैयारी स्कोर है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो ये रहा है भारत। दोस्तों 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक जो है ये डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है। यानी इसमें देखा जाए कि कितने देशों को शामिल किया गया था, तो दुनिया के 19 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया था। और 19 देशों के कितने श्रमिकों पर सर्वेक्षण किया गया था, तो 23,000 कितने 23,000 श्रमिकों पर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें काम के भविष्य पर उनकी प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। 2022 के वैश्विक सूचकांक में 3 प्रमुख कौशल अंतराल की पहचान की गई, और वो कौन कौन से थे, तो दैनिक कौशल अंतर, पीढ़ी कौशल अंतर और नेतृत्व और कार्यबल कौशल अंतर। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022,
इसके अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत जो है इसमें शीर्ष पर रहा और भारत ने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए? तो 63 अंक भारत ने इसमें प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार को। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही नशे से दूर रहना होगा। वे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट लॉन्च किया। ऑपरेशन आहट के तहत सुरक्षा बलों को सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों के रूप में तैनात किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर कार्य करेगी। रेलवे प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जो कि तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन आहट नामक अभियान है, इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत सुरक्षा बलों को सभी लंबी दूरी की जो ट्रेन होंगी तो उन मार्गों पर विशेष टीम के रूप में इन्हें तैनात किया जाएगा और ये जो सुरक्षा बल के कर्मी होंगे ये विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। वर्ष 2022 एएफसी महिला एशिया कप का खिताब चीन देश ने दक्षिण कोरिया गणराज्य को 3-2 से हराकर जीता। एएफसी महिला एशिया कप नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित कराया गया था। यह चीन देश का 9वां एएफसी महिला विश्व कप खिताब है। भारत ने 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल एएफसी महिला एशियाई कप के 20वें संस्करण की मेजबानी की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 एएफसी महिला एशिया कप का खिताब जो है वो किस देश ने जीता? तो ये जीता है चीन ने। और किसे हरा करके? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके चीन ने महिला एशिया कप का खिताब जीता है और ये चीन का 9वां एएफसी महिला विश्व कप खिताब है। दोस्तों अगर चीन की बात की जाए तो चीन से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है? तो बीजिंग चीन की कैपिटल है और चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी जो है आर्टिफिशियल मून किस देश ने बनाया? तो ये चाइना ने बनाया और इससे पहले जो है आर्टिफिशियल सन बनाया गया था तो वो भी चीन के द्वारा ही बनाया गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो किस देश ने बनाई? तो वो भी चीन ने बनाई। कहां पर? तो संघाई प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को नियुक्त किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, जिसमें डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान वाहन तंत्र, ध्वनि सुरक्षा प्रणालियों और पेलोड फेयरिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए और आईआईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रखी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को जो है नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में। दोस्तों ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है।
तो उसी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को। दोस्तों ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये है कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम केरल में ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है तो ये केरल में है, और केरल में कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है इसरो, तो इसरो का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना ध्यान रखनी है 15 अगस्त कब हुई, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है, यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो के चीफ हैं यानी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री से। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय की गति रुकने की वजह से निधन हो गया। इब्राहिम सुतार को प्यार से कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की दिशा में अहम कार्य किया था, जिसके लिए उन्हें साल 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि कन्नड़ के कबीर के रूप में किसे जाना जाता था, तो आपको नाम ध्यान रखना है, इब्राहिम सुतार को इस नाम से जाना जाता था। और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है हृदय की गति रुकने से। और इन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे 10 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम निम्न में से कौन बन गई है। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।